प्रश्न संख्या 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित करके OMR शीट में रंजित करें। तो आप लोगों को एक OMR शीट मिलेगा, ठीक है। उसी में आपको 80 में से 40 आंसर आपको सही टिक करना है, ठीक है। अगर आप सही 40 करते हैं तो 40 का 40 आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ऑप्शन ए फ्रांस भी नहीं है, ऑप्शन बी इटली भी नहीं है, और ऑप्शन सी जर्मनी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आपका आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो क्यूनाइन का उपयोग जो होता है मलेरिया में होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो ऑप्शन ए खादर मिट्टी, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट है, बंगार मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में लिखा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी लिखा है बरौनी, और ऑप्शन सी लिखा हुआ है औरंगाबाद। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ये हमारे पास बिहार है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हमारे बिहार भूमि में हुआ था। समझ गए बच्चे? भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कहाँ? तो कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 8 में भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ऑप्शन ए 1990 के दशक में शुरू हुई थी, ठीक है। नंबर 9, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन डी पंचायत समिति, ठीक है। जो हम लोग अपने हमारे पंचायत में जो है हमारे पास पंचायत समिति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 50%। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए वेटलैंड, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकरण कौन था? तो ऑप्शन ए मेजनी नहीं था, ऑप्शन बी गैलोरी बोल्ट भी नहीं था, और ऑप्शन सी लेनिन भी नहीं था, और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। कौन था? बिस्मार्क था। क्वेश्चन नंबर 14, तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात में भी नहीं है, ऑप्शन बी गोवा में भी नहीं है, और ऑप्शन सी तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो ऑप्शन ए दिल्ली भी नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, गुवाहाटी को। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, चंपारण में। चंपारण हमारे बिहार में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? हमारे बिहार में चंपारण। क्वेश्चन नंबर 17, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो ऑप्शन ए बिहटा 1928 ईस्वी में, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी सोनपुर 1929 ईस्वी में, ये भी गलत है। ऑप्शन सी लखनऊ 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? ऑप्शन ए औरंगाबाद, सॉरी ऑप्शन ए औरंगजेब, ये भी नहीं। ऑप्शन बी शाह आलम, ये भी नहीं। ऑप्शन सी दारा सिकोहा, नहीं। और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, अजीमुशाह। ठीक है, अजीमुशाह पटना का नाम अजीमाबाद किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नरोत्तम सिंहानुक किसके शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम के, नहीं। ऑप्शन बी लाओस के, नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कंबोडिया के। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुई? तो ऑप्शन ए 1881 ईस्वी में, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में, ये भी गलत। और ऑप्शन सी 1947 में, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में, ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य प्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन ए जर्मनी, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी तुर्की, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी यूनान, ये भी नहीं। और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इंग्लैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन ए पुण्य जागरण से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 23, मिटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है गोरख प्रसाद, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी ब्राजकिशोर प्रसाद, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1916 ईस्वी में हुआ था। नंबर 26, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 8 जोनों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर? तो ऑप्शन ए 47%, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 54.9%, ये भी गलत है। ऑप्शन बी 61.8%। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ऑप्शन ए मार्टिन लाइट रेलवे, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, कौन सा? ईस्ट इंडिया रेलवे, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 29, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए बांका, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कहाँ? भागलपुर में, भागलपुर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो नालंदा भी नहीं है, तो बिहार की राजधानी आपका क्या है? पटना। क्वेश्चन नंबर 31, तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, किसानों पर लागू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अमर्त्य सेना, ये भी नहीं। और हेमवती नंदनन बहुगुणा, ये भी नहीं। और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये आपका शामिल था। ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 33 सुन क्वेश्चन नंबर 33 सुंदरवन किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 34 इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो ऑप्शन ए लिग्नाइट भी नहीं है, ऑप्शन बी बॉक्साइट भी नहीं है, और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, हेमाटाइट। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? सबसे घटिया कोयला। नंबर ए एंथ्रासाइट, ये भी बिल्कुल नहीं है, और विटामिन्स ये भी तो नहीं, ये भी बढ़िया है, और लिग्नाइट भी बढ़िया है, और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, पीट जो है सबसे घटिया कोयला। ठीक है, क्या है? पीट। जो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, पीट सबसे घटिया कोयला है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन ए कोयला बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी चूना पत्थर बिल्कुल नहीं, और ऑप्शन सी पेट्रोलियम। ठीक है, इसमें क्या है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है, यूरेनियम भी नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो ऑप्शन ए रिहंद बांध से नहीं, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध से नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बखड़ा नांगल बांध से सही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन ए यूरेनियम के साथ प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है, ऑप्शन बी कोयला के साथ प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। नंबर 39 रेल वर्क शॉप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, जमालपुर में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो ऑप्शन ए बिहार भी नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, महाराष्ट्र। ठीक है ना, सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र पर। 41 नंबर क्वेश्चन ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है? तो ऑप्शन ए नकली और गैर मानक उत्पादों से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 42 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43 प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, आयकर। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए क्षेत्र सेवा भी नहीं है, और ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कृषि से क्षेत्र। ठीक है ना, सेवा 45 कृषि सुखाड़ होता है? तो ऑप्शन ए जल के अभाव में नहीं, ऑप्शन बी मिट्टी के नमी के अभाव में सुखाड़ होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है आपका आंसर। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? ऑप्शन ए वस्तु नहीं है, ऑप्शन बी चेक नहीं, और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, मुर्दाएं। क्वेश्चन नंबर 47 मुर्दाए का कार्य? तो ऑप्शन ए मूल्य का मापन करना, ये भी सही है, ऑप्शन बी मूल्य का संचय करना, ये भी सही है, और ऑप्शन सी विलंबित भुगतान करना, ये भी सही है। मतलब कुल मिलाकर के ऑप्शन डी को हम दे दिया गया सही। मतलब ये तीनों ऑप्शन जो बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 48 पंचायती राज संस्थाओं दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए 72वां नहीं, ऑप्शन बी 73वां संशोधन से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1991 ईस्वी में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 51, 70वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 2019 में। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ऑप्शन ए है अशिक्षा, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी बेरोजगारी नहीं है। ऑप्शन सी असमानता भी नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 54, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में नहीं है। ऑप्शन बी फ्रांस में नहीं है। ऑप्शन सी भारत में नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन ए 7 गलत है। ऑप्शन 9 गलत है। और ऑप्शन 8 बिल्कुल राइट है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और क्वेश्चन नंबर 56, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत भी है, ठीक है। ऑप्शन बी पंचायत समिति भी है। और ऑप्शन सी जिला परिषद भी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57, 70वीं लोकसभा में महिला की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 78। 58, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो ऑप्शन ए मजबूत नहीं। ऑप्शन बी ढीली। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, ढीली होती है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नहीं करता है, बल्कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? मोरारजी देसाई नहीं है। ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं है। ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ऑप्शन ए 1990 ईस्वी में नहीं हुआ। ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में नहीं हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1871 ईस्वी में हुआ था। नंबर 62, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए राजकीय आय नहीं है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय भी नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय ही हमारे रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 63, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, प्राथमिक क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन ए अहमदाबाद में नहीं। ऑप्शन बी बारदोली में नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, चंपारण। नंबर 65, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में नहीं हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1920 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकांटक से हुई थी? तो ऑप्शन ए पुनपुन गलत है। ऑप्शन बी कोसी गलत है। और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, सोन से। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो पूर्व रेलवे क्षेत्र ऑप्शन ए गलत है। और ऑप्शन बी पश्चिम रेलवे क्षेत्र ये भी गलत है। और ऑप्शन सी दक्षिण रेलवे क्षेत्र ये भी गलत है। और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है, उत्तर रेलवे क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 68, सिहली किस देश को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए म्यांमार नहीं है।
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में नहीं था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो ऑप्शन ए चीन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी जापान भी गलत है, और ऑप्शन सी इंग्लैंड बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 71, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, असम में। क्वेश्चन नंबर 72, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? ऑप्शन ए छपरा गलत है, और ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, भागलपुर में बहुत रेशम का उत्पाद होता है, ठीक है ना, मतलब रेशम का जो काम होता है। 73, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो ऑप्शन ए पूर्णिया गलत, ऑप्शन बी सिवान गलत, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण गलत है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, बक्सर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, दलित सेना का गठन। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76, किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो ऑप्शन ए जगजीवन राम गलत है, ऑप्शन बी चंद्रशेखर गलत है, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई, सॉरी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 78, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ऑप्शन ए पश्चिम एशिया बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी अल्टार्कटिका महासागर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सबसे पूर्व राज्य है? ऑप्शन ए मेघालय गलत है, ऑप्शन बी त्रिपुरा गलत है, ऑप्शन डी नागालैंड भी गलत है, ऑप्शन सी जो नागालैंड है ये भी गलत है, और ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, वित्त। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसके अंदर इतिहास आपको मिलेगा, मतलब इतिहास भी मिलेगा, भूगोल भी, मतलब जो कुछ है आपके पास है वो आपको। देखो इतिहास हो गया, इधर किधर है, देखिए ये आपके पास पूरा सब्जेक्ट, मतलब पूरा चैप्टर का मिलेगा, मॉडल पेपर, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आप लोगों को मैं क्लास 10 का बता रहा हूँ, क्लास 10 का सोशल साइंस सब्जेक्टिव मॉडल पेपर 1, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पहले बता दिया गया आपको, और सब्जेक्टिव का भी देखिए, ऑल सब्जेक्ट का है। देखिए अभी आ गया क्या, भूगोल आ गया है, भूगोल के बाद क्या आएगा, भूगोल के बाद आपदा प्रबंध, बस ये हमारे पास लास्ट हो जाता है आपदा। तो हम चलिए अभी शुरू करते हैं। वो है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दें। अगर हम 6 प्रश्न में 3 प्रश्न को उत्तर देते हैं तो हमारे पास 6 नंबर मिलता है।
तो हम 6 प्रश्न का पूरा का उत्तर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 में दे देते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनांड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या थी, ठीक है। और ऑप्शन 2 में क्या देगा, संपूर्ण यूरोप गुटों में बटा था, कटुता एवं विद्वेष का माहौल व्याप्त था, सभी एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो उत्तर में क्या, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, लुई फिलिप की नीति की असफलता। नंबर 2, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। नंबर 3, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। नंबर 4, समाजवाद का प्रयास। इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जग की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में समर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। आंसर है, 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। 1747 ईस्वी के बाद से फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। 1887 ईस्वी में कोचीन को चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला। 19वीं शताब्दी में अन्नाम को कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरोध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल और संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1883 ईस्वी में तोकीन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। आंसर, रॉलेट जेम्स फोर्ड सिडनी रॉल्ट के अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसके अनुशासन पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरोध कोई अपील नहीं किया जा सकती थी। भारतीय नेताओं के विरोध यह विधेयक लागू कर दिया गया। भूमंडलीयकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। आंसर में क्या, भूमंडलीयकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। 1991 ईस्वी की आर्थिक नीति की घोषणा के बाद भारत में पूंजी निवेश और व्यापार में काफी इजाफा हुआ है। पूंजी निवेश के कारण देश में आर्थिक विकास की गति तीव्र हुई। भूमंडलीयकरण के कारण देश में संवहन का काफी तीव्र गति से विस्तार हुआ है, जिससे जीविकोपार्जन के कई नए क्षेत्र खुले हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार आदि क्षेत्र में भारत आज विश्व का अग्रणी देश है। आज भारतीय कंपनियां विशेष स्तर पर अपना दबदबा कायम कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए रोजगार
के नए नए अवसर खुले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। अब देखिए निर्देश, प्रश्न संख्या 7 से 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। जो उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? आंसर है मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्री की स्थापना से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए नए बाजार की आवश्यकता थी। इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। उपनिवेशवाद में कमजोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी क्रम में भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। संसाधन की प्रचुरता ने उन्हें भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। भारत ब्रिटेन के लिए एक वृहद बाजार के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। भारत विश्व की सबसे बड़ी कार्यशाल था, जो बहुत ही सुंदर और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। 1850 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए, जिनकी वजह से इस अवधि में एक के बाद एक देसी उद्योग खत्म होने लगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारतीय कर लगा दिया गया। भारत से कच्चा माल निर्मित किया जाने लगा। धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजी से भारत में कारखानों की स्थापना की जाने लगी। सूती वस्त्रों का आयात भी किया जाने लगा। भारत के कुटीर उद्योग मृतप्रिय हो गए। एक तरफ जहां मशीनों के आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, वहीं भारत में उद्योगों के लिए निरुद्योगीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। उत्तर है हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना तो आरंभिक दिनों से ही झेलना पड़ा था, किंतु 20वीं शताब्दी में यह और मुखर होने लगा। फान बॉय चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया। साथ ही रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। उसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फ्रांस चू चिन्हा हुए, जिन्होंने राष्ट्रवाद आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र उसी तरह के विचारों के समर्थक थे। सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने उन्हें और बढ़ावा दिया। इन्हीं क्षेत्रों में वियतनाम, कुबान
बुक ऑफ हाई वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंद चीन हिंदू में आरंभिक राष्ट्रीयवाद का विकास कोचीन चीन अन्नाम तोक्यू जैसे शहरों तक ही सीमित था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर उन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया भर्ती किया गया था। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। यहाँ के सैनिकों को वृद्धि के प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, अतः मारे जाने वाले में इनकी संख्या ज्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीनी लोगों पर हुई थी। 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका प्रथम अधिवेशन केंटन में हुआ। जनता की हालत लगातार दयनीय होती जा रही थी। जनता ने इससे क्रुद्ध होकर 1919 ईस्वी में चीनी बहिष्कार आंदोलन चलाया। हो ची चिन्ह ने 1930 ईस्वी में वियतनाम में बिखेर राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सांग देंग अर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी के दशक की विश्व व्यापारी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबर आदि के दाम गिर गए थे। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवाद आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए, आंदोलन दब सा गया, किंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान था, जो अंदर ही अंदर खौलता जा रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब क्या है? राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, इसमें भी आपको निर्देश दिया हुआ प्रश्न संख्या 9 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दे। कोई दो प्रश्न को उत्तर देते हैं तो हमको 4 नंबर मिलेगा। प्रश्न क्या है? लोकतंत्र के दोष का वर्णन करें। उत्तर है, लोकतंत्र के लाभों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है, परंतु यह ठीक नहीं है। इस व्यवस्था के कुछ अवगुण दोष भी हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामान्यता का सिद्धांत अकृत्रिक है। नंबर 2, गुणों की बजाय संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। नंबर 3, यह जवाबदेह सरकार का गठन नहीं करता। नंबर 4, लोकतंत्र में सरकार अस्थिर तथा कमजोर होती है। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार तेजी से बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं का योगदान क्या है? तो उत्तर है, पहले राष्ट्रीय प्रगति में महिलाओं का योगदान। ठीक है, किसी भी लोकतंत्र देश में आधी जनसंख्या महिलाओं की होती है। भारतीय लोकतंत्र में भी महिलाएं अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। महिलाएं कुशल गृहिणी के रूप में घर का सभी काम करती हैं। वे खाना बनाने, आधुनिक दौर में
महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। ग्रामीण महिला कमजोरों कामगारों में 85% महिला कृषि से जुड़ी विभिन्न काम करती हैं। आज भी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति देखी जा सकती है। आज महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, पर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशे में भारी मात्रा में दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में अपनी भूमिका निभा रही है। क्वेश्चन नंबर 11, नगर निगम की आय की प्रमुख साधनों को बतलाइए। तो उत्तर है नगर निगम की आय के प्रमुख साधन निम्नलिखित है। नंबर 1, ग्राहक कर। नगर निगम ग्राहक स्वामियों से उनकी जायदाद के कर के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत ग्राहक कर के रूप में वसूल करता है। नंबर 2, जल कर। नगर निगम मकान तथा दुकान के कर मूल्य का निर्धारित प्रतिशत लगभग 3% जल कर के रूप में उसके महिलाओं से वसूल करता है। नंबर 3, मनोरंजन कर। नगर निगम द्वारा विभिन्न सिनेमा घरों, नाट्यशालाओं, थिएटरों, संगीत सम्मेलनों, सर्कस आदि मनोरंजन के साधनों पर कर लगाया जाता है। मनोरंजन कर नगर निगम की आय का एक प्रमुख साधन है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन संबंधी बैनर, होर्डिंग्स, साइनबोर्ड आदि के लिए भी निरपेक्ष राज्य। भारत वास्तव में विविधतापूर्ण देश है, जहाँ 114 से अधिक प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है। इसमें इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। ये सब मिलकर हमारी भाषाएं विरासत को समृद्ध बनाते हैं तथा उन्हें साथ विकसित होने में मदद करते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, अतः प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारतीय संविधान में 22 प्रमुख भाषाओं को समाहित किया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़ा आदि। यही भाषा नीति है। इसे अपनाकर राष्ट्रीय एकता को सबल बनाया गया है। अब क्या है निर्देश। प्रश्न संख्या 13 से 14 द्विघुत्रीय प्रश्न है। किसी एक प्रश्न का उत्तर देके 4 नंबर उठा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। उत्तर है लोकतंत्र में जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी शासन व्यवस्था में किसी समस्या पर हजारों लोग अपने विचार रखते हैं, लेकिन इन विचारों या दृष्टिकोणों का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक इन विचारों को किसी दल से ना जोड़ दिया जाए। राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। यदि दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे तथा वे उस क्षेत्र विशेष के लिए नीतियां बनाएंगे जहां से वे चुनाव लड़ते हैं, न कि राष्ट्रीय हित में। ऐसे स्थिति में देश की अखंडता और एकता खतरे में पड़ जाएगी। राजनीतिक दलों के सामने कई चुनौतियां भी
है। जैसे नंबर 1, आंतरिक लोकतंत्र में कमी। तो क्या होता है देखिए, नंबर 1 हो गया, दलों के अंदर लिए जाने वाले निर्णयों में दलों के सभी सदस्यों से सहमति नहीं ली जाती है। दलों के प्रमुख पदों पर दल के ही प्रमुख नेताओं एवं उनके सगे संबंधियों का कब्जा होता है। इसके लिए चुनाव भी समय पर होते हैं। दलों के भारत दलों के भीतर लिए गए फैसलों की जानकारी भी सभी लोगों को नहीं हो पाती है। नंबर 2, नेतृत्व का संगठन। आज किसी भी दल में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो तथा दल को सही दिशा दे सके। राजनीतिक दलों में युवा एवं महिला नेतृत्व का अभाव पाया जाता है। युवाओं को अपना भविष्य राजनीति में सुरक्षित नहीं लगता। पॉइंट नंबर 3, वंशवाद। राजनीतिक दलों के शीर्ष पर बैठे लोग अनुचित लाभ लेते हुए अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को शीर्ष पर बैठाते हैं। पॉइंट नंबर 4, काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव। आज चुनाव लड़ने में काफी रुपया पैसा खर्च होता है। ये राजनीतिक दल जायज एवं नाजायज तरीका अपनाने से परहेज नहीं करते। चुनाव में पूंजीपतियों को उम्मीदवार के रूप में उतारा जाता है जो चुनाव में अपने काले धन का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 5, सिद्धांतहीनता की स्थिति। आज कोई भी दल अपने मूल सिद्धांतों पर कायम नहीं है। वे सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने सिद्धांतों को भी छोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर, अवसरवादी गठबंधन। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिल पाता है। इसलिए कुछ दल गठबंधन करते हैं जिनके सिद्धांतों एवं विचारों से विभिन्नता होती है। इस तरह के गठबंधन अवसरवादी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं। उत्तर, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। ठीक है, तो तय करेंगे। देखो, राजनीतिक दल अपनी बनाई गई नीतियों पर कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। वे भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाज पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं तथा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कोशिश करते हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 2, शासन का संचालन। जिस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं होता, वे विपक्ष में बैठते हैं तथा उन्हें विपक्षी दल कहते हैं। एक और जहां सत्ता पक्ष शासन का संचालन करता है, वहीं विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार को गड़बड़ियां करने से रोकता है। पॉइंट नंबर 3, चुनाव का संचालन। सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं और सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम एवं नीतियां तय करते हैं, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और चुनाव जीतने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। पॉइंट नंबर 4, लोकमत की निर्माण। लोक लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है और यह कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा होता है। पॉइंट नंबर 5, सरकार एवं जनता के बीच
मध्यम का कार्य। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। पॉइंट नंबर 6, राजनीतिक परिक्षण। राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने समर्थकों को राजनीतिक कार्य जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों की आलोचना या समर्थन करना आदि का प्रशिक्षण देते हैं। पॉइंट नंबर 7, दलीय कार्य। प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ दलीय कार्य भी करते हैं, जैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना, अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना तथा दल के लिए चंदा इकट्ठा करना आदि। पॉइंट नंबर 8, गैर राजनीतिक कार्य। बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि के दौरान राजनीतिक दल राहत संबंधी कार्य करते हैं। और अब आ गया चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट है? अब सब्जेक्ट अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है देखिए। निर्देश, प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर दे। दो प्रश्न का उत्तर दो, उठा लो आप 4 नंबर उठा लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, साख क्या है? उत्तर, साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। साख की मात्रा विश्वास या भरोसा पर निर्भर करती है। इसी विश्वास या साख के आधार पर व्यक्ति के ऋण लेने देने की मात्रा निर्भर करती है। साख के दो पक्ष होते हैं। ऋणदाता तथा श्रेणी। किसी दिए गए समय में श्रेणी रूपीय सेवाएं या किसी वस्तु को अपनी साख के आधार पर प्राप्त करता है। निर्धारित समय के बाद इतनी ही मुद्राएं ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? उत्तर, समावेशी विकास का मतलब ऐसे विकास से है जिसमें समाज के सभी वर्ग यथा गरीब, अमीर, बड़े, छोटे, ऊंचे, नीचे का विकास हो। अर्थ, उनका जीवन स्तर में सुधार और विकास हो। केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि से समावेशी विकास संभव नहीं है। विकास का सीधा संबंध राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय का आधार प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय में यदि वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है और विकास संभव हो पाता है। देश के विकास के लिए बनने वाली अधिकांश योजनाएं व्यक्ति के विकास से जुड़ी होती हैं। यह इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि लानी होगी, वैसे वैसे लोगों के लिए अधिकतम रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी। इस प्रकार विकास सीधे तौर पर व्यक्तिगत आय से जुड़ जाता है। अतः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास होने लग जाएगा। ऐसी स्थितियों में समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। क्वेश्चन नंबर संख्या 17 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का माध्य
प्रवृत्ति है। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता को जन्म देना या बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, निजीकरण का आशय है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर निजी क्षेत्र का पूर्ण आंशिक रूप से स्वामित्व स्थापित करना, उन पर नियंत्रण एवं प्रबंध कायम करना। नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने निजीकरण पर बल दिया तथा आर्थिक नीतियों को निजीकरण पर भी आधारित बनाया। उदारीकरण एवं निजीकरण के कारण ही वैश्वीकरण आ गया। निर्देश प्रश्न संख्या 19 से 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इनमें किसी एक प्रश्न का उत्तर दे और 4 नंबर उठाने। प्रश्न क्या है? राज्य स्तरीय क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्य का वर्णन करें। उत्तर, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत में सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा नाबार्ड एवं अन्य आते हैं। पॉइंट नंबर 1, सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य के किसान अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करते हैं। यह कई स्तरों पर अपने स्रोतों से कार्य करता है। पॉइंट नंबर 2, प्राथमिक सहकारी। पॉइंट नंबर 2, प्राथमिक सहकारी साख समितियां। प्राथमिक सहकारी साख समितियां या प्राथमिक कृषि साख समितियां उत्पादक कार्य के लिए अधिकतम एक वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं तथा यह अवधि विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता है। पॉइंट नंबर 4, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक भी अपने राज्य स्तरीय दायित्व के अंतर्गत शाखाओं का विस्तार करते हुए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराती हैं। पॉइंट नंबर 5, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीमांत छोटे किसानों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीमांत छोटे किसानों को, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ऋण या साख उपलब्ध कराते हैं। वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। उत्तर, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक। वैश्वीकरण और विभिन्न देशों के एकीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली प्रगति एक प्रमुख कारक है। उदाहरण के लिए पिछले लगभग 50 वर्ष में परिवहन द्वारा प्रौद्योगिकी में हुई सुधार हुए हैं। इससे भारी और नाशवान वस्तुओं को भी सुंदर स्थानों में भेजना संभव हो गया है। इसी प्रकार वायु परिवहन की लागत में गिरावट आने से अब वायु मार्ग द्वारा अपेक्षाकृत
अधिक मात्रा में वस्तुओं को भेजा जा सकता है। कंटेनरों के प्रयोग से बुढ़ाई ढुलाई के खर्च में भारी बचत हुई और इससे माल को ट्रकों, जहाजों, रेलों एवं वाहनों पर बिना क्षति के बिना क्षति के लादा जा सकता है। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में परिवहन प्रौद्योगिकी से भी अधिक महत्वपूर्ण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास है। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से विकसित हो रही है। आज विश्व के सभी भागों में निवासी एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरस्थ क्षेत्रों से संवाद के लिए दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का प्रयोग करते हैं। संचार उपग्रहों ने इन सुविधाओं को बहुत सुगम बना दिया है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार आदि जीवन के प्रिय प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। इंटरनेट से लगभग सभी प्रकार की जानकारी और सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक भेज सकते हैं तथा वॉइस मेल द्वारा बहुत कम खर्च पर पूरे विश्व में बात कर सकते हैं। अब आइए भूगोल के अंदर। भूगोल में क्या दिया निर्देश? भूगोल में क्या है निर्देश? प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। 3 प्रश्न के उत्तर देंगे तो 6 नंबर लेगा। क्या है प्रश्न? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? उत्तर, पेट्रोलियम से निर्मित होने वाले वस्तुएं निम्न है। नंबर 1 गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल। नंबर 4 में स्नेहिक मतलब ग्रीस। नंबर 5 में पेट्रोल। नंबर 6 में कृत्रिम रेशा। नंबर 7 में कीटाणसी की कीटनाशी एवं अन्य दवाएं। नंबर 8 में साबुन। नंबर 9 में प्लास्टिक आदि। प्रश्न 22 है खादर एवं बंगाल में कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है खादर एवं और बंगाल में निम्नलिखित अंतर है। खादर, नंबर 1 नई नई जड़ोड़ मिट्टी खादर कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं। पॉइंट नंबर 3 यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में मिलता है। बंगार, पॉइंट नंबर 1 पुरानी जलोढ़ मिट्टी बंगार कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं। पॉइंट नंबर नदी के दुखर्त क्षेत्रों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? उत्तर, नदियों पर ब्रिज बनाकर ऐसा उपाय करना जिससे सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी का कटाव रोकना, मछली पालन, नहर के निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा बढ़ाना और पर्यटन उद्योग हेतु रामनिक स्थानों का निर्माण आदि अनेक लाभ एक ही समय साथ-साथ किए जा सकते हैं। ऐसी परियोजनाओं बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। सिंचाई और भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना, मछली फार्म का विकास एवं कृत्रिम झोली में आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध कराना बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत होते हैं या फिर अंतर्गत है।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, भारत में गेहूं किस खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखे लिखे तथा गेहूं के 4 उत्पाद राज्यों के नाम बताएं। उत्तर, गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह रबी ऋतु की फसल है। इसकी खेती के लिए बीते समय 10 डिग्री से 15 डिग्री तक, पकते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। 75 सेमी वर्ष 75 सेमी वर्ष इसके उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है। हल्की दोमट या बुलाई दोमट मिट्टी तथा सस्ती, कुशल एवं पर्याप्त श्रमिक की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उत्तर, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3। पॉइंट नंबर 2, यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ की कृषि से कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास से सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना से चीनी उद्योग। यहाँ की कृषि से कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास से सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना से चीनी उद्योग, जूट उद्योग एवं अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल देते हैं, जैसे रसदार फल, जैम स्वतंत्र उत्पादन के लिए आधार प्रदान करते हैं। इस तरह की कृषि उद्योगों को मजबूती प्रदान करती हैं। पॉइंट नंबर 4, यहाँ की जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान है। नंबर 5, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश के 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 26, जूट की खेती किन 2 राज्यों में अधिक होती है और क्यों? उत्तर, जूट रेशेदार फसल है। इसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में जूट की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं। चोकायुक्त मिट्टी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सड़ाने के लिए प्राप्त पानी की आवश्यकता, नदी का जल प्रवाह आदि दशाएं पाई जाती हैं। अतः इन राज्यों में जूट की खेती अधिक होती है। कौन कौन राज्य में? पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में, 3 राज्य में। ठीक है, 3 राज्य में होता है। निर्देश क्या है? प्रश्न संख्या 27 से 28 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। किसी एक प्रश्न का उत्तर देकर के 4 नंबर लेना है आपको। प्रश्न नंबर 27, भारतीय सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। उत्तर में आवास निर्माण एवं देश के ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन देश है। भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना, पोर्टलैंड ब्लास्टर फर्नेस, स्टेलिंग सीमेंट, आयल बेल एवं सफेद सीमेंट आदि।
सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे चूना, पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमीनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसके लिए इसलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। पहला सीमेंट सं, सं, संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विस्तार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। आज देश में 159 वर्ष बड़े तक आज देश में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र हैं। यह आंकड़ा 2008 ईस्वी तक का है। इनकी कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 1683 लाख टन है। यह उत्पादन का आंकड़ा 2004 से 2008 की रिपोर्ट के आधार पर है। क्योंकि भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम है, अतः दक्षिण और पूर्व एशिया के देश में इसकी बहुत अधिक मांग है। इस समय 2007 से 2008 के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति वर्ष 20 करोड़ टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। निर्माण उद्योग में सीमेंट के योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका के फलस्वरूप इसके उत्पादन की दिशा में व्यापक प्रगति हुई तथा इस उद्योग का उत्तरोत्तर इस उद्योग का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसके साथ ही इसके निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सीमेंट उद्योग में लगे उद्योगपतियों ने अन्य देशों में भी सीमेंट उत्पादन के संयंत्र स्थापित कर वहां इसका उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। उत्तर क्या लौह अयस्क एक आधारभूत अयस्क है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। भारत लोहा आवश्यक है। इसमें 70% लौह अंश होता है। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, अतः विशेषकर विद्युत में उपयोग होता है। हेमाटाइट अयस्क उद्योग लौह अयस्क है। इसमें 50 से 60% लौह अंश पाया जाता है। उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का लौह अयस्क बादाम पहाड़ी खानों में मयूरभंज और क्यूंझर जिलों में पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में हेमेटाइट नेओमुंडी खानों में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, दुर्ग बस्तर 2 में क्या है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला खानों में हेमाटाइट नामक उच्च कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। इस श्रेणी में उच्च कोटि के 14 क्षेत्र हैं। यह जापान, दक्षिण कोरिया को विशेष खपतों नाम द्वारा भेजा जाता है। 3 में क्या है? बेलारी चित्रदुर्ग चकमंगलुर तुमकुर पेटी। इस पेटी में कर्नाटक के लौह अयस्क के भंडार हैं। कुद्रेमुख खाने कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित है। यहाँ से 100% लोहा निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। अयस्क को पाइप मंगलूर भेजा जाता है, मतलब बेंगलोर जो तो मंगलूर भेजा जाता है। 5 चौथा में महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी, इसमें महाराष्ट्र का
रत्नागिरी जिला और गोवा सम्मिलित हैं। औद्योगिक यहाँ यद्यपि यहाँ उच्च कोटि का लौह अयस्क नहीं है, फिर भी इसे दक्षता से निकाला जाता है। लौह अयस्क का निर्यात मुरगांव बंदरगाह से किया जाता है। आपदा प्रबंध सब्जेक्ट है। निर्देश में क्या है? प्रश्न संख्या 29 से 32 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दे और 4 नंबर लेके जाए। 29 में क्या है? भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? उत्तर में क्या? भूस्खलन का अर्थ है जमीन का धंसना, उसमें दरार पड़ना, उसमें गड्ढे हो जाना आदि। भूस्खलन प्रिय पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ करता है। भारी हिमपात, मूसलाधार वृष्टि, अतिवृष्टि, पहाड़ी भूमि के अंदर किसी प्रकार की हलचल आदि के कारण भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न होती है। यह एक प्राकृतिक संकट है। इसमें प्रिय धन जन की व्यापक क्षति होती है, क्योंकि यह अप्रत्याशित होता है तथा इसको रोक पाने में मनुष्य असक्षम रहता है। प्राकृतिक जनित यह आपदा कभी-कभी भूपटल में बड़े परिवर्तन के कारण बनती है। भूस्खलन के मुख्यतः 4 रूप होते हैं। नंबर 1 कंकड़ पत्थरों का खिसकना। पॉइंट नंबर 2 वर्षा जल के साथ मिट्टी तथा कंकड़ पत्थर का नीचे की ओर आना। पॉइंट नंबर 3 पत्थर तथा उसके छोटे टुकड़ों का गिरना तथा पॉइंट नंबर 4 में है चट्टानों का गिरना, जिसके फलस्वरूप व्यापक जन माल की क्षति होती है। क्वेश्चन नंबर 30 सुनामी आपदा प्रबंध पर एक लेख लिखिए। उत्तर में है भूकंप और बाढ़ की तरह सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है। यह ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो महासागर के गर्भ तली पर कंपन से पैदा होता है। इस कंपन से जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। भूपटल के नीचे का वह केंद्र जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप कहलाता है, जबकि महासागर के तलिए में कंपन के फलस्वरूप समुद्री जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होकर महासागर में उठने वाली प्रचंड तथा भयावह लहरों द्वारा तटीय क्षेत्रों में विनाशलीला का तांडव सुनामी कहलाता है। सुनामी आपदा प्रबंधन द्वारा सुनामी की भयावहता का मुकाबला तथा बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 सुनामी से बचाव के लिए पूर्वानुमान आवश्यक है। नंबर 2 समुद्र के बीच में इसके लिए स्टेशन तथा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, जो समुद्र जल की सतह के नीचे की क्षैतिज हलचलों के अध्ययन कर तट पर संकेत दे सकता है। इसके द्वारा लोगों को हटाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 तटबंध के किनारे मैंग्रोव जैसी वनस्पति लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 कंक्रीट तटबंध बनाया जाना चाहिए, जो तट से टकराने वाली तरंगों को रोकने तथा प्रभाव सीमित करने से सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 31 बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। उत्तर में बाढ़ की विनाशलीला को रोकने के लिए बांध और तटबंधों के निर्माण के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जा सकता है। नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण तथा वनीकरण, नदियों के मार्ग में स्थान स्थान पर जल एकत्र करने की सुविधाएं आदि।
32 नंबर, भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, भूकंप और सुनामी दो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थलीय खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन जब महासागर की तली पर होता है तब वह सुनामी के नाम से जाना जाता है। भूकंप का संबंध स्थल भाग से होता है जबकि सुनामी का जल भाग से। भूकंप का प्रभाव कहीं भी पड़ता है जबकि सुनामी का समुद्र के किनारे पड़ता है।